Hello everybody, welcome to my channel Tansuman Classes and I am Suman ma'am. Welcome to all. So class 6, today we read chapter number 6 Early Kingdoms. आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ने वाले हैं. हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे किंगडम्स में अब जनपद और महाजनपद इंट्रोड्यूस हुए और साथ ही साथ इनसे पहले वाले चैप्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि जैसे अर्ली ह्यूमन है, फिर वो एक जगह सेटल हो गया, उसने एग्रीकल्चर को डेवलप किया, फिर सिविलाइजेशन आई, है ना, स्टोन एज आया था, फिर सिविलाइजेशंस आई और फिर हमने ये पढ़ा कि कैसे वैदिक एज आई और वैदिक एज में लोगों ने ऋग्वेद है उसके अनुसार लोगों ने अपने जीवन में जो संस्कृत के जो श्लोक हैं उनको अपने जीवन में लेकर आए और साथ ही साथ में सोसाइटी का निर्माण हुआ. किस तरीके से सोसाइटी का निर्माण हुआ और सोसाइटी का निर्माण होने के बाद जो ये सब हमें पता चलता है, तो ये सब हमें कहाँ से पता चलता है? ये सब हमें बुक्स से पता चलता है कि ये प्रोसेस कैसे हुआ था. ये हमें उन्हीं बुक्स के द्वारा पता चलता है जो पहले लिखी गई थी. ठीक है. और साथ ही साथ में जो बरियल, जो दबी हुई चीज़ें हैं, है ना, उनसे हमें ये पता चलता है. सो हाउ सम मैन बिकम रूलर्स. अब बहुत सारे जो रूलर्स हैं वो किस तरीके से बने. स्टार्टिंग में तो कोई राजा अचानक ही नहीं बन गया होगा ना, उसका एक धीरे धीरे प्रोसेस हुआ होगा कि किस तरीके से जो आज के टाइम में जो डेमोक्रेसी है वो पहले के ही जो डेमोक्रेसी थी, पहले के ही जो राजा थे, पहले जो लोगों का राजतंत्र था, उसी को ही हमने एक एग्जाम्पल लेकर आज के समय को निर्धारित किया है. सो आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम इस चैप्टर में बहुत कुछ पढ़ेंगे उन सब के बारे में जो से कि ट्राइबल ग्रुप्स आए, ट्राइबल ग्रुप्स में फिर ट्राइब के जो मुखिया बना और फिर वो धीरे धीरे किस तरीके से राजा का रूप ले लिया. इन्हीं सब के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. सो अबाउट 2500 ईयर्स अगो, 2500 साल पहले यानी 2500 साल पहले जो किंगडम्स डेवलप हुए थे, हमने पहले कहा था कि जो हमारी सिविलाइजेशंस हैं वो कहाँ पे डेवलप हुई थी? वो डेवलप हुई थी नदियों के किनारे. अब वो नदियों के किनारे क्यों डेवलप हुई थी? बिकॉज ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर और एग्रीकल्चर बहुत इजी था, इसलिए हमारी जो सिविलाइजेशंस हैं वो कहाँ पे डेवलप हुई? वो नदियों के किनारे हुई. सो एज वेल एज डिफाइंड टेरिटरी एंड द गवर्नमेंट, some of these kingdoms later grew into the powerful empire. और धीरे 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 ये जो टेरिटरीज हैं, जो गवर्नमेंट है, वो क्या हुई? वो पावरफुल हो गई और किंगडम्स में वो बड़े बड़े किंगडम्स बन गए और अब वो एम्पायर खड़ा हो गया, बहुत बड़े एम्पायर बनने लग गए. तो ये सोर्सेस कैसे? वहाँ में बहुत सारे सोर्सेस से पता चलता है कि अर्ली किंगडम्स कैसे बने थे. So before we read these sources, like and subscribe my channel and share it with your friends also and press the bell icon. So sources की अगर हम बात करते हैं तो आपको पता है जो हमें इंफॉर्मेशन मिली है, अब वो कहाँ से मिली है? अगर कोई बोल दे, जैसे फॉर एग्जांपल हमारी जो डेली लाइफ है ना, आज ऑस्ट्रेलिया में ये हो गया, आज भारत में ये वाला क्रिकेट मैच है, ठीक है, ये सब हमें कहाँ से पता चलता है कि बाढ़ आ गई है ना, ये सब हमें पता चलता है बाय द न्यूज़पेपर्स के द्वारा, है ना. और आजकल तो मल्टीमीडिया है तो ये हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है. ठीक है. अब जब हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है तो हम उसी के अनुसार अपनी ज़िंदगी में पता चलता है कि इन सब चीज़ों से हमारी लाइफ में बदलाव आता है. ठीक उसी तरीके से हमें जो इन्फॉर्मेशन मिलती है कहाँ से? जो पुराने टैक्सेस हैं, जो वैदिक टैक्स हैं, है ना, ब्राह्मण्स ने जो लिखे हैं, उपनिषद्स में जो लिखे हैं, बौद्धिस्ट टैक्स जो हैं और जातक टेल्स जो हैं, इन सब के द्वारा हमें जो सोर्सेज हैं, ये सोर्सेज का यूज़ करके हम इससे अनुमान लगा लेते हैं. ठीक है. तो अगर हम जनपद और महाजनपद की बात करें तो महाजनपद और जनपद इसी समय के जो राजतंत्र हुआ करता था. जैसा कि हम बात करें कि जनपद और महाजनपद क्या है, तो आप कहेंगे मैम ये जनपद और महाजनपद क्या है? बेटा एक्चुअली जनपद क्या होता था? जना. हमने इससे पहले वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जना यानी एक ट्राइब का ग्रुप होता था जिसमें कि मुखिया जना कहलाते थे, जो कि जन यानी जो लोग होते थे, पीपल ऑफ द कम्युनिटी. ठीक है. अब महाजनपद यानी जनपद से भी थोड़ा सा बड़ा, दैट इज कॉल्ड महाजनपद. ठीक है. अगर हम बात करते हैं कि इसमें जो एग्रीकल्चर है वो हमारी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस लाया. ठीक है. और जैसे ही एग्रीकल्चर ने डेवलप किया
हमें हमारे राजा की ज़रूरत पड़ी, हमें हमारे लीडर की ज़रूरत पड़ी, और लोगों ने जन जन यानी लोगों के द्वारा जो जनपद होते थे वो चुने जाते थे। ठीक है, तो इन्हीं सब के बारे में आज अगर हम ऊपर पढ़ते हैं तो ऐसा देखने के लिए आता है कि जनपद जनपद यानी आर्यन जो है वो विलेज में ले रहते थे। ठीक है, हमें सबको पता है। तो पर्सन लीव रिवॉल्व अराउंड द ट्राइब। अब क्या है, अ पर्सन लाइफ यानी लोगों की जो जिंदगी है वो इर्द गिर्द घूमती थी सिर्फ और सिर्फ अपने ट्राइब के, अपने लोगों के आसपास। आज के जैसे थोड़ा ना लाइफ इतनी बिजी हुआ करती थी, नहीं। वह क्या था कि अपना ही एक स्मॉल ग्रुप होता था। सो अ बिग चेंज केम अबाउट अराउंड दिस टाइम। आयरन बिगिन टू बी यूज एज मच लार्जर स्केल। और इस समय में जो आयरन है उसका यूज बहुत ज़्यादा होने लग गया था एज कंपेयर टू अदर टाइम। सो अब क्या बात करें कि गंगा का जो मैदान है वहाँ पे क्या होता था कि वहाँ पे एक्सपेंशन नॉट हैज़ अलाउड एक्सपेंशन इन दिस रीजन। क्यों? क्योंकि फॉरेस्ट एरिया बहुत ज़्यादा था। आज का जो गंगा का मैदान है वो इतना खाली है, इतने लंबे चौड़ा मैदानी एरिया पहले नहीं हुआ करता था। पहले वहाँ पे बहुत ज़्यादा थिक फॉरेस्ट हुआ करते थे। बट नाउ आयरन टूल हेल्प पीपल टू क्लियर द फॉरेस्ट। और जैसे ही आयरन का यूज़ करा उस समय के लोगों ने, तो उन्होंने क्या किया, जंगल को साफ कर दिया। और जंगल को साफ क्यों करना पड़ा? क्योंकि अपने लोगों के लिए उनको एग्रीकल्चर करना ज़रूरी था। सो व्हेन लेटर बिगर सेटलमेंट्स डेवलप, और अपने लोगों के लिए सेटलमेंट तैयार करना था। ठीक है, रहने की भी तो जगह चाहिए। The small tribe to the early period gave various large kingdoms, and these territories came to be called the जनपद। और जो स्मॉल ट्राइब के जो लोग होते थे वो क्या करते थे, अब एक बहुत बड़ा किंगडम बन गया और इन्हीं को हमने जनपद का नाम दे दिया। ठीक है, सो अ लार्ज नंबर, अ लार्ज और मोर पावरफुल जनपद वर कॉल्ड द महाजनपद। और जैसा कि अगर बड़े रूप में हम देखें तो जो बहुत बड़ा ग्रुप होता था, जो पावरफुल ग्रुप होता था जनपद का ही, वो महाजनपद के नाम से जाना जाने लगा। ठीक है, तो यानी अगर आपसे पूछा जाए कि भाई जनपद क्या है, तो बहुत ही सिंपल वे में आप बोल सकते हैं कि ट्राइब के वो लोग जो कि बहुत बड़े एक किंगडम का रूप ले लिया था। दीज टेरिटरीज केम आउट कॉल्ड द जनपद। और जनपद का ही एक बड़ा पावरफुल, जनपद का ही एक बहुत ज़्यादा बड़ा ग्रुप महाजनपद कहलाया, जैसा कि आपको पेज नंबर 35 में अभी हम आपको शो करेंगे। So they were the 16 महाजनपद्स in the गंगा वैली in the 6th century। और आपको ये जानकर बड़ा सरप्राइज होगा कि उस समय में 16 महाजनपद्स थे। तो अब ये 16 महाजनपद्स कौन कौन से थे, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। So they were the name after the ruling the most important tribe in the area। Each महाजनपद has a capital। और हर महाजनपद का अपना खुद का कैपिटल होता था, और साथ ही साथ में ह्यूज वॉल्स बनाई गई थी। क्यों बनाई गई थी? अब देखिए, जैसे आज हम हमारी सिक्योरिटी को लेकर हमारे घर के आसपास एक बाउंड्री वॉल बना देते हैं, ठीक उसी समय में ट्राइब के जो बहुत लोग होते थे, कम लोग हुआ करते थे, तो उन्हीं लोगों में से हमने, ग्रुप के जो सदस्य होते थे उन्हीं लोगों में से हमने हमारे लिए एक ऐसा आदमी चुन लिया, या एक आदमी आगे हमारी रक्षा के लिए आगे आया और फिर जनपद कहलाए, है ना। वो एरिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती थी, यानी जना, उस आदमियों की रक्षा करने की जिम्मेदारी उस प्रतिपक्ष नेता की होती थी। अब महाजनपद से जब आए तो महाजनपदों में क्या हुआ, जहाँ की चारों तरफ बाउंड्री वॉल बना दी गई। ठीक है, और इनका इस्तेमाल इनका इस्तेमाल बनाने में किस किस का हुआ, स्टोन को इस्तेमाल किया, ब्रिक्स को इस्तेमाल किया इन्होंने। और जो कैपिटल सिटी थी उसके चारों तरफ एक बहुत बड़ी बाउंड्री वॉल बना दी गई। ठीक है, क्यों बनाई गई? ताकि वहां पे आसपास के नेबरिंग किंगडम्स अटैक ना कर पाए। ठीक है, और उसको अटैक करने में थोड़ी सी दिक्कत हो। सो द महाजनपद्स वर द टू टाइप्स, रिपब्लिक एंड मोनार्कीज। अब महाजनपद की अगर हम बात करें तो महाजनपद भी दो तरीके के थे। अब फर्स्ट इज रिपब्लिक। अ रिपब्लिक महाजनपद्स वर द रूल बाय अ ग्रुप
इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल। जैसा कि आज के टाइम में हम लोग वोट देते हैं ना, बाय द इलेक्शन हम हमारे रिप्रेजेंटेटिव चूज करते हैं। ठीक उसी तरीके से रिपब्लिकन महाजनपद में क्या होता था कि वहाँ पे लोगों के द्वारा चुना जाता था, अपने ही ग्रुप में से, लेकिन देयर वाज नो किंग, वहाँ पे कोई किंग नहीं हुआ करता था। ठीक है, डिसीजन वर टेकन बाय अ मेजोरिटी वोट। मेजोरिटी वोट यानी बहुमत के हिसाब से जिसको ज़्यादा वोट मिले हैं उसको चुन लिया जाता था। एंड द साक्यास एंड लिच्छवीज वर द इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक। और आगे आपको हम इन्हीं सब के बारे में बताएंगे कि साक्या और जो लिच्छवी वंश है उसमें इम्पॉर्टेंट रिपब्लिक कहलाए थे वो लोग। ठीक है, अब मोनार्क की बात करें तो मोनार्की क्या होता है, जिसमें कि राजा का बेटा ही राजा कहलाएगा। ठीक है, तो the monarchical Mahajanapads were ruled by the king only, and the king was very powerful and had a large army and made यस एंड मेड अ वेरी पावरफुल आर्मी, यानी उसके पास में बहुत पावरफुल आर्मी रखना शुरू कर दिया था। अब देखिए, हमने जनपद की बात करी थी तो उसमें आर्मी नहीं रखी जाती थी। ठीक है, वहाँ पे सामान्य रूप से अपने रक्षा के लिए एक व्यक्ति को, समुदाय में एक आदमी को चुन लिया जाता था। ठीक है, और वो बलिदान करता था उन लोगों के लिए। अब देखिए, बलिदान की बात अगर आई है तो हम पढ़ते हैं द अश्वमेघ यज्ञ। अब अश्वमेघ यज्ञ क्या होता है बेटा? The Ashwamedha as a horse sacrifice ceremony was often performed by a powerful king, यानी जो पावरफुल किंग है उसके द्वारा अश्वमेघ यज्ञ कराया जाता था। और अश्वमेधा क्या होता था? जिसमें कि हॉर्स का सैक्रिफाइस सेरेमनी होता था। ठीक है, so the king wishing to perform the ceremony set as a horse free to roam through the kingdoms to other rulers, यानी उस घोड़े को खुला छोड़ दिया जाता था कि आसपास की कोई भी जगह वो जाए। तो if a king allowed to scare houses to pass through the territory, it indicate that he had accepted the superiority of the king, यानी उसकी superiority को उसने कबूल कर लिया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि जहाँ जहाँ वो घोड़ा जाएगा है ना, आसपास के टेरिटरीज में, अगर उसे आज़ादी से घूमने दिया गया है, उसे आज़ादी से पास आउट होने दिया गया है, इसका मतलब है कि वहाँ के राजा ने, जो पावरफुल किंग है, उसकी सुपीरियरिटी को मान लिया है। ठीक है, और इट्स इंडिकेट दैट ही हैड एक्सेप्ट, है ना। बट इफ द किंग स्टॉप द हॉर्स, अगर कोई राजा उस घोड़े को रोक लेता है, इट मीन दैट ही वॉज चैलेंजिंग द अथॉरिटी ऑफ द फर्स्ट किंग, यानी जिस राजा के द्वारा वो घोड़ा छोड़ा गया है, अगर उसके घोड़े को कोई रोक लेता है, यानी उसने उसको चैलेंज किया है। द बैटल फॉलोड सच एज चैलेंज, और इसका क्या होता था? युद्ध होता था। At the end of the whole process, there was a grand ceremony, और बहुत जैसे ही आसपास सारा सब कुछ हो जाता था, वो घोड़ा घूम लिया जहाँ जहाँ आसपास के टेरिटरीज में उसे घूमना है, तो क्या होता था? एक बहुत ग्रैंड सेरेमनी होती थी जिसमें कि आसपास के नेबरिंग किंगडम्स को इनवाइट किया जाता था। एंड द किंग वाज टू परफॉर्म द सैक्रिफाइस एज अ proclaimed the kings of kings, priest chanted tales of the glorious, and performed ritual and sprinkled scared water on him, यानी पंडित के द्वारा, साधु पंडित के द्वारा उस राजा को राजाओं का राजा घोषित करा जाता था, और फिर उसके यश गान करा जाता था। उस जो राजा होता था उसका यश गान करा जाता था, और परफॉर्म करे जाते थे रीति रिवाज के अनुसार। उस पर स्केट वाटर छिड़का जाता था, और साथ ही साथ में जब ये सेरेमनी होती थी, सो द हॉर्स वाज सैक्रिफाइड एज अ गॉड ऑफ द गॉड्स, यानी भगवान को वो समर्पित करा जाता था। अब मैंने आपसे बात करी थी कि हमारे पास 16 महाजनपद थे। ठीक है, तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस। क्यों? क्योंकि ये महाजनपद थे, इनके पास बहुत ज़्यादा पावर थी। और ये कौन से थे? देखिए, कंबोज थे, तक्षशिला है, कैरू जो कुरुक्षेत्र जो है, कुरुक्षेत्र वाला जो एरिया है, इंद्रप्रस्थ है, मथुरा है, ठीक है, उज्जैन है, हस्तिनापुर है,
प्रस्थिथना है, एंड प्रयाग है, त्रामपली है, वैशाली है, पाटलिपुत्र है, राजगृह है, ठीक है, और कपिलवस्तु है। ये सब मिलाकर 16 महाजनपद थे, ठीक है। और ये महाजनपद आपको कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ना, ऑन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया शो 2 और 3 महाजनपद, तो आपको ये महाजनपद आपको मैप में फिल करने के लिए आ सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू। अच्छा, आप अगर राजा बन ही गया है, अगर राजा चुन ही लिया गया है, और वंशानुगत महाजनपद में राजा अगर वंशानुगत है, तो उसको अपने खर्चे भी तो उठाने होंगे, उनको अपने लोगों की रक्षा भी तो करनी होगी। अच्छा, राजा क्यों चुना जाता था? फॉर एग्जाम्पल, आपकी क्लास में मॉनिटर चुना जाता है, ठीक है, तो वो मॉनिटर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सारी क्लास का ध्यान रखेगा, है ना, टीचर क्लास में है या नहीं है, ठीक है, बच्चे को बाहर भेजना है या नहीं भेजना है, ठीक है, क्लास में शांत भी रहनी चाहिए, है ना, पोलाइट, क्लास में डिसिप्लिन भी होना चाहिए। ये सब एक मॉनिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। कब होती है? जब क्लास में टीचर नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इन सबको मेंटेन करने के लिए भी उसे अपना टाइम देना पड़ता है, ठीक है। अब राजा ने अगर अपना टाइम लोगों की सुरक्षा करने के लिए दिया है, तो इसके बदले वो जो कुछ कर रहा है, लोग राजा को गिफ्ट करते थे, ठीक है। और महाजनपद में एज अ गिफ्ट राजा को बहुत बहुत बड़ी चीजें दी जाती थी। अब एज अ गिफ्ट क्या होता था? आज जैसे बड़े बड़े गिफ्ट्स थोड़ा ना होते थे। उस टाइम में क्या है, हर व्यक्ति अपने कुछ दिनों का काम राजा को समर्पित करेगा। फॉर एग्जाम्पल, महीने में 2 दिन वो राजा के लिए काम करेगा, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू कहाँ से था? जैसा कि हम मानते हैं कि पहले तो खेती ही होती थी, ठीक है। तो सोर्सेस ऑफ रेवेन्यू, किंगशिप्स वर हेरिडिटरी, आप सबको हेरिडिटरी यानी वंशानुगत, ठीक है। तो किंग सन सक्सीड हिम टू द थ्रोन। मगध, वास्तु, अवंती, कौशला वर द ग्रेटेस्ट ऑफ दिस किंगडम। यानी इस समय ये 4 जो किंगडम है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल थे, ठीक है। उनके पास में पावर ज़्यादा थी, जिनमें कि महाजनपद की बात करें तो मगध और वास्ता जो है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल में थे, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि इंडिया रिपब्लिक जो मोनार्की है उस समय में, तो ये टैक्सेशन क्या होता था? तो लार्ज आर्मी रखने के लिए राजा के पास में कुछ पैसा होना चाहिए। सो हम क्या करते थे? हम अपने काम के बदले अब थोड़ा सा कुछ पैसा देने लग गए, ठीक है। So therefore the king began to collect taxes on a regular basis. They appointed officers to collect tax from the people. यानी अब लगातार अगर उसे सेना का खर्चा उठाना है, तो वो क्या करेगा? वो करेगा कि जमीन से जो मिलने वाला, खेती से जो मिलने वाला टैक्स है, वो लोग इकट्ठा करें। उनको लोगों को अपॉइंट किया। सो मोस्ट पीपल वर फार्मर। जैसा कि सबको पता है, वो तो आज के टाइम में इतने ऑक्यूपेशंस है, पहले नहीं हुआ करते थे। सो द एग्रीकल्चर वाज अ मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू। और जो खर्चा मिलता था, जो राजा को टैक्स के रूप में पैसा मिलता था, रेवेन्यू जो टैक्स मिलता था, वो कहाँ से मिलता था? एग्रीकल्चर से सबसे ज़्यादा मिलता था। सो द फार्मर्स गेव 1/6 ऑफ देयर प्रोडक्ट टू द किंग। यानी राजा को अपना 1/6 पार्ट कौन देता था? भाग जो होता है, हिस्सा जिसे बोलते हैं, पार्ट जो बोलते हैं, शेयर टू द प्रोड्यूस। यानी वो राजा के साथ 1/6 पार्ट ऑफ द जो भी प्रोड्यूस हुआ है, वो राजा के साथ शेयर करेगा। यानी 1/6वां हिस्सा वो राजा को देगा ही देगा। So during this time, the farmer began to produce more from their land, and this was because of 2 factors। और 2 ही ये कारण है कि उसको बहुत ज़्यादा ज़मीन से प्रोडक्ट मिलता था। कैसे? फर्स्ट, द आयरन प्लग्ड कैन कम टू बी यूज इन अ लार्ज स्केल। उस समय में जो खेती है, अब वो क्या है? अब वो खेती में लोहे का हल शुरू हो गया था, ठीक है। एंड इट वाज एन इम्प्रूवमेंट ओवर द वुडन प्लग। और जो वुडन का जो पहले क्या होता था, लकड़ी के द्वारा हल बनाया जाता था ना, लकड़ी से हल बनाया जाता था और उसका इस्तेमाल खेती में होता था। बट राइट नाउ अब उसकी जगह लार्ज स्केल में किसका यूज होने लगा? आयरन प्लग का यूज होने लगा। तो उससे क्या हुआ? प्रोडक्शन ऑफ जो एग्रीकल्चर है वो ज़्यादा हुआ। एंड द सेकेंड इज द ट्रांसप्लांटिंग द पैडी।
the growing sapling separately and then the planting them in the field because of the common. यानी अब क्या किया कि जो सैपलिंग्स शुरू कर दी थी, है ना, खेतों में पौध लगानी शुरू कर दी थी और फिर उसको हम प्लांट करने लगे अपने खेतों में, तो उससे भी फिर पैदावार में थोड़ा सा ज़्यादा हुआ. सो दिस इंश्योर्ड दैट द मैनी मोर प्लांट्स सर्वाइव इन हैंड्स मोर ग्रेन्स वर प्रोड्यूस. और इसी की बदौलत ग्रेन्स जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लगे. इंक्रीज प्रोडक्शन मीन दैट द किंग गॉट अ ग्रेटर शेयर ऑफ द रेवेन्यू. और जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ऑब्वियसली जब ज़्यादा प्रोडक्शन होगा इट मीन्स राजा को भी बेनिफिट होगा और प्रोड्यूसर्स को भी बेनिफिट होगा. और अगर ज़्यादा प्रोडक्शन हुआ है तो राजा को क्या मिलेगा? इट शेयर्स अ ग्रेटर एंड ग्रेटर शेयर पार्ट ऑफ द रेवेन्यू. यानी उसको रेवेन्यू में ज़्यादा मुनाफा होगा. सो दे वर द टू सोर्सेज ऑफ द रेवेन्यू और दे वर द अदर सोर्सेज ऑल्सो. जैसा कि मैंने बोला कि फर्स्ट एग्रीकल्चर जो रेवेन्यू होता था उसे से ही ज़्यादा खर्चा चलता था, बट अदर रेवेन्यूज भी थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई एग्रीकल्चर कर रहा है तो हमने एग्रीकल्चर रेवेन्यू ले लिया, बट craftsmen such as carpenter, potters, weavers paid also tax either in cash or a kind of offering free service to the king. जैसा कि हमने पहले बात करी है, there was also taxes on buying and selling of goods. यानी अब जो क्राफ्टमैन है उनसे और पॉटर्स जो हैं उनसे अब राजा क्या करते थे, जो वेवर्स हैं, पॉटर्स हैं, क्राफ्टमैन्स हैं, इनसे या तो कैश में लिया जाता था रेवेन्यू, आइदर इनका क्या करा जाता, ऑफर किया जाता था कि वो राजा को अपनी फ्री सर्विस दे, ताकि राजा के भी लिए भी तो बहुत सारे इक्विपमेंट्स बनाए जाते थे सेना के लिए, ठीक है, और फिर वो फ्री सर्विस राजा को देते थे. और यहाँ पे क्या है, टैक्स जो होते थे वो दो तरीके से होते थे, बेचने पर भी, है ना, और खरीदने पर भी. जैसा कि हमारे ऊपर होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट, है ना, टैक्सेशन लगता है ना, ठीक उसी तरीके से खरीदने और बेचने दोनों पर टैक्स लगता था. सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल.